कोर्ट ने सुनवाई और कोर्ट के अंतरिम आदेश से याचिकाकर्ता एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या मैं आपसे जान सकती हूं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बड़े तौर पर मांगे थी, वक्फ बाय यूजर में चेंज नहीं करना है, नई नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, वो सब तो कोर्ट ने कह दिया है। 7 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। आप किन मुद्दों पर असंतुष्ट हैं? मैडम, मेरी पार्टी की तरफ से मैं तो बार बार आपके कई प्रोग्राम पर आया, मैंने गवर्नमेंट के हर अमेंडमेंट की हमने मुखालिफत की, उसके अगेंस्ट में कहा, और हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी में मैंने अपनी डाइसेंट रिपोर्ट भी दी, पार्लियामेंट में मैंने उसका मुखालिफत की। अब हमारे लिए जो परेशानी की बात यह है कि हम ज़्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो जाएं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट जब अप्लाई होगा, आज से अप्लाई होगा, तो हम कई अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे। जहां पर एक एनक्रोचर था कल तक, वो मालिक बनेगा। दूसरा, सेक्शन 2 जो ट्रस्ट के बारे में कहा गया, अब आज के फैसले के बाद भारत का सबसे दौलतमंद आदमी अपनी उस घर का मालिक बन जाएगा जो खोजा वक्फ का यतीम खाना था। तीसरा, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज अब कस्टोडियन के पास चले जाएगी, तो वो गवर्नमेंट उसके मालिक हो जाएगी। चौथा, केंद्र सरकार ऐसे कई रूल्स बनाएगी वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो फेडरलिज्म के खिलाफ होगा। तो और फिर अब 6 महीने के अंदर टाइम शुरू हो गया है, उसको पोर्टल पे डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। तो ये ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप बहुत से हमारे लोग बड़े खुश हो रहे हैं, उनको शायद उनको प्रोविजन पड़े नहीं होंगे अमेंडमेंट्स की, तो हम इसको कॉशियसली देखते हैं और इस तरह के स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि कामयाबी मिली नहीं। भाई, 5 मई को फिर सुनवाई होगी। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम जो शुरू से कह रहे थे सरकार से कि आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यहां पर आप गैर मुस्लिम को मेंबर नहीं बना सकते। हाँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। हम कह रहे थे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, तो ये और लास्ट बात, और एक कॉशन कर रहा हूं कि 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग प्रोविजन है, वो तो मैडम वो तो शुरू हो जाएगा कि आज से कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं करेगा। सरकार बोलेगी तुमको प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, नहीं बताना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम कॉशियसली देखने की जरूरत है। 2 काउंटर सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्योरली धर्म से जुड़ा मामला है, दूसरा पक्ष कहता है धर्म का नहीं, ये संपत्ति का मामला है, क्योंकि धर्म के आधार पर दान तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या मैनेजमेंट हो रहा है वो कई दशकों ने हिंदुस्तान ने देखा है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, बोर्ड में कोई हिंदू नहीं हो सकता है, लेकिन दान कोई हिंदू कर सकता है, इसको कैसे स्वीकार कर लेता है धर्म से जुड़ा मामला? देखिए, आज तो अब तो कोई हिंदू दान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस पर तो रोक नहीं लगी है। आपने वो सेक्शन को ही उड़ा दिया, पुराना एक्ट। नहीं मैडम, अब तो पुराना एक्ट नहीं रहा ना। नहीं मैडम, पुराने एक्ट में तो हिंदू दान कर सकता था। हाँ। अब नए कानून में तो हिंदू दान नहीं कर सकता। जब हिंदू दान नहीं करेगा सर, या फिर कोई भी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जब दान नहीं कर सकेगा, तो आप कैसे उसको मेंबर बनाएंगे? आप पुराना एक्ट चाहते हैं तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? मैं सवाल बदल देती हूं सर, आप पुराना एक्ट ही चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का दान कबूल है? आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजाओं ने, रानियों ने, रजवाड़ों ने उनके दौर में उन्होंने 100, 150, 200 साल पहले हर धर्म के लोगों को दान दिया था। राजस्थान के किसी आप वक्फ बोर्ड के आदमी को बिठाकर पूछ लीजिए कि क्या हिंदू राजाओं ने वक्फ बोर्ड को नहीं दिया था कब्रस्तान की ज़मीन, ईदगाह की ज़मीन, मस्जिद बनाने के लिए या दरगाहों के लिए नहीं दिया था? पूछ लीजिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो सेक्शन को जब आप उड़ाएंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना मैडम। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आप कौन बताएंगे? कौन? मिसाल के तौर पर मैडम, आप महिला हैं, आप ज्यादा समझेंगे मेरी इस बात को। अगर कोई महिला से पूछा जाएगा प्रैक्टिसिंग मुसलमान बताओ, कैसे बताएंगे भैया? तो इसलिए इसको कॉशियसली और केयरफुली देखने की जरूरत है। वैलिड क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हम लोग लगातार आज तक पर भी पूछ रहे हैं। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं,
2025 में, हम 2025 में जी रहे हैं ना सर, 2025 में क्या गैर मुस्लिम से यानी हिंदुओं का दान स्वीकार है? एक बात सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मुसलमान दे सकता है, क्रिश्चियन दे सकता है, सिख दे सकता है, मगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता। उन हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बैठ सकता, ना ही कोई नॉन हिंदू ऑफिसर उसमें उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी ऐसे ही है। तो उस पैरिटी के ऊपर जब आप वहां पर ये कानून बना रहे हैं और बना चुके हैं, तो फिर आप मुस्लिम धर्म के प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कैसे कर रहे हैं आप? सर एक बार बोल दीजिए ना, कबूल कैसे है, कर रहे हैं आप बताइए हमको। पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, मुझे 5 बार नहीं पूछना पड़ेगा सर। अरे आप कह रहे हैं कि कबूल है, दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में कबूल नहीं है, यही कह रहे हैं ना मैडम? लाइटर वेन में आपसे कह रहा हूं कि आज से कई बरस पहले 1996 में दिसंबर में मेरी बीवी से शादी हुई थी, तो काजी साहब आकर पूछे आपको कबूल है, आप काजी क्यों बन रहे हैं? मैडम मेरी शादी हो चुकी है। देखिए जब 95 के एक्ट में ये प्रोविजन था, वैसी साहब, अरे जो प्रोविजन था, अरे सुन तो लीजिए। अरे मैं आपकी सब बात मान रही हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं। आप सवाल को ट्विस्ट कर रहे हैं ना सर। मैं चूंकि आप इसको धर्म का एंगल दे रहे हैं, और ये मंदिर को मैनेज करना या गुरुद्वारे को मैनेज करना या सिर्फ एक मस्जिद को मैनेज करने की बात नहीं है सर, ये बात है दान को मैनेज करने की। चलिए मैं सवाल पलटती हूँ, मैं समझ रही हूँ आपको इस सवाल से एतराज है सर। मैं अगला सवाल आपसे पूछती हूँ, दिल्ली शहर के बीचों बीच, सुनिए मैं एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट कुंभ का आयोजन जब प्रभारी मंत्री के तौर पर आजम खान कर सकते हैं, तो बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? नहीं सुन तो मेरी मैडम मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई हिंदू धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो दान देना चाह रहे हैं, तो यकीनन वक्फ की प्रॉपर्टी बनती है, ये बनेगी। वो एडमिनिस्ट्रेशन में जब हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, बोध गाया में, जिसमें सिर्फ हिंदू और बौद्ध में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इसमें आप ऑन पैरिटी आप क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? ठीक है, यकीनन वक्फ बोर्ड को अगर कोई देना चाह रहा है तो कबूल है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दान कबूल है, लेकिन बोर्ड में व्यक्ति कबूल नहीं है। इस नियम से क्या आजम खान प्रभारी मंत्री बन के कुंभ का आयोजन कर सकते हैं? मैडम आजम खान किस कैपेसिटी में थे? मिनिस्टर थे ना आजम खान, और आजम खान को खमियाजा उसी का भुगतना पड़ा कि आज उनकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। आजम खान जब मंत्री थे या आजम खान थे बताइए? आजम खान उस वक्त कैबिनेट के मंत्री थे, उनको क्या मुसलमान के तौर पर बनाया गया या फिर मंत्री के तौर पर बनाया गया बताइए? वो मंत्री थे। ठीक है, जब कोई मंत्री बन जाता है उसके बाद उसके मजहब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर जज है, अगर कोई कलेक्टर है, तो उसके मजहब को देखने की जरूरत है। मैं अगले बिंदु पर आ रही है सर, अगला सवाल तो सुनिए। आप ये कह रहे हैं बार बार कि ये धर्म से जुड़ा मामला। अब देखिए सवाल ये संपत्ति का है, कितनी प्रॉपर्टी, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूँ सर। वक्फ बाय यूजर, खाली आपको हम बता दें, वक्फ बाय यूजर की 22.20 लाख प्रॉपर्टीज है, और पूरी जो प्रॉपर्टीज है उसका हिसाब किताब है। दिल्ली शहर के बीचों बीच वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवलियों के साथ मिलजुल कर एक व्यक्ति को दे दी जाती है, और वो 5 स्टार होटल वहां चला रहा है, वो 5 स्टार होटल मौजूद है। अब ऐसे में आप बताइए कि 5 स्टार होटल के लिए कोई दान देता है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम में वक्फ को मानकर वक्फ करता है जमीन, तो वो किसके लिए करता है? कि जो गैरतमंद, जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं, उनको ये फायदा मिले इसका। लेकिन वहां तो साहब 5 स्टार होटल चल रहा है। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 5 स्टार होटल अगर चल रहा है तो आप आगे के लिए डरा रहे हैं, लेकिन इस भयावह सच्चाई को कौन देखेगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है सर, इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितना फायदा महिलाओं को पहुंचाया गया है इस वक्त से? अगर आपके पास डेटा हो आप बता दें।
मैडम आप अगर सवाल शॉर्ट रखेंगे ना तो आंसर अच्छा दे सकूंगा, वरना आप एक सवाल में 5-6 चीजें पूछ लिए। अब आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर 5 स्टार होटल बन गई। मैडम ये लिमिटेशन एक्ट के जरिए तो वो मालिक बन गया ना। आप लिमिटेशन एक्ट, मोदी जी ने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया तो 5 स्टार होटल का मालिक हो गया वो। अगर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता तो मैं उसके लिए लड़ता ना आज भी। अगर किसी ने गलती की तो हम तो लड़ते। आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके आपने उसको दे दिया। अब रहा सवाल आपका कि कितने स्कूल चल रहे, मैं आपको दावत दे रहा हूं, मेरे साथ आप हैदराबाद को आइए। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा है। मैं आपको आपके स्कूल कॉलेज सब देखा हुआ है। मैं इंडिया की बात कर रही हूं। सुन तो लीजिए मेरे, मैं इंडिया की बात कर रही हूं। अरे मैडम सुन तो लीजिए, मैं अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं। सुन तो लीजिए आप। हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा एक इलाका है। ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो चिश्तिया सिलसिले का बहुत बड़ा मरकज है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1955 में उस वक्त के मुतवल्ली ने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बैल बंडी को पर्दा लगाकर मुस्लिम बच्चियों को बिठाकर स्कूल में फ्री पढ़ाते। आप चलकर तो देखिए। आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये कुछ नहीं। वाले भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। वो खुदा का कागज नहीं है, वो झूठ का पलिंदा है। ऐसे कई वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जहां पर इंसानियत को फायदा हो रहा है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं ना, 1955 में गुलबर्गा शहर में बंडी को पर्दा लगाकर बच्चियों को पढ़ाने के लिए घर घर जाकर लेकर जाते थे। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है सर, आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप हैदराबाद और हैदराबाद के बाद गुलबर्गा पहुंचे, उससे ज्यादा आप नहीं बता पाए। आप मुझे नंबर्स नहीं दे पाए। मैं तो पूछ रही हूं ना सर, कितने हॉस्पिटल्स, आप नंबर दीजिए। और ये 1-2 नहीं, दशकों के हिंदुस्तान में वक्फ की गई जमीन से कितने अस्पताल। सच्चर कमेटी ने क्यों कहा था सर, जिस सच्चर कमेटी को आप बार बार कोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि 10 लाख करोड़ का फायदा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, 10% प्रॉफिट हो जाए तो। सच्चर कमेटी ने कहा था ना सर। मैडम मैं आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, मगर सुन तो लीजिए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा था, आप पढ़ते नहीं है ना सच्चर कमेटी को। सच्चर कमेटी ने कहा था कि पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट का पावर वक्फ बोर्ड को दीजिए, आपने नहीं दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि दिल्ली से 120 प्रॉपर्टीज जो सरकार के कब्जे में, जिसकी कीमत 7,000 करोड़ 2008 में, दीजिए, आपने नहीं दिया। सच्चर कमेटी ने कहा था कि 180 वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल ऑक्यूपेशन में एएसआई के वापस करिए, आप वापस नहीं करते। सच्चर कमेटी ने कहा था कि उर्दू नोइंग ऑफिसर होना चाहिए, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि कोई मुसलमान ना बने। मैडम सच्चर कमेटी के ये सब रिकमेंडेशन गवर्नमेंट भूल जाएगी और बाजा बजाएगी जो उनको सूट करेगा। सच्चर कमेटी को मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम को खत्म कर दीजिए, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर बैठिए, मैं आपको पेज नंबर बोलता जाऊंगा। जितने 180 प्रॉपर्टीज एएसआई के, 120 प्रॉपर्टी दिल्ली के, सच्चर कमेटी के आखिरी 10 पेजेस में है। चैप्टर 10 उठाकर देख लीजिए। सच्चर कमेटी ने इंदिरा गांधी का लेटर छापा था कि पूरे स्टेट्स को जितने उनके ऑक्यूपेशन में गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है वक्फ बोर्ड को वापस करो, आप उसको भूल जाते हैं। तो सच्चर कमेटी को कन्वीनियंट किताब तो नहीं है कि सरकार को जो मुझे दिखा अच्छा कर ले मैं खा लूंगा, और जहां पे उनको तकलीफ हो रही है उसको मानूंगा नहीं मैं। जो लोग खा रहे हैं वक्फ के नाम पर जमीन, उनका क्या इलाज है फिर? मैं जवाब दूं मैडम, मैं जवाब दूं? आप ही ने कहा था छोटा सवाल पूछिए। आप सुनिए उसका जवाब। हाँ मैडम, उसका जवाब एक ही है कि लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप। मैडम अगर कोई कब्जा करके बैठा है वक्फ की जायदाद पर, उसको तो नरेंद्र मोदी आज से वो मालिक बन जाएगा, वो म्यूटेशन कराएगा जाकर। अरे भाई, आप हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता मैडम। आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर कह रहे हैं कि तू 12 साल से काबिज है, तू मालिक बन जाएगा। अरे भाई क्यों दे रहे हैं उनको आप? यही तो हम कह रहे हैं कि आज की तारीख से मालिक बन जाएगा। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज में कई काबिज हैं, सरकार के पास जाएगी, सरकार उनको मालिक बना देगी। नुकसान किसका हो रहा है मैडम? वक्फ बोर्ड का नहीं हो रहा तो किसका हो रहा है बताइए?
वक्फ बोर्ड का जो नहीं लोग हो रहा है आपके सर, चैनल नाम पर आकर मुसलमानों हमको का हो गाली रहा देते है, हैं, वो नाम मुसलमानों का हो रहा है जिनको इस वक्फ की कैसे जमीनों हो रहा से है? जायदादों से कैसे? फायदा मिलना नहीं, चाहिए था। कैसे हो रहा है? देखिए सर, कोर्ट ने कैसे आज हो रहा वक्फ है? बाय यूजर कैनॉट कैसे हो रहा है? हाँ? नहीं, गलत 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 नहीं है सर, सही है। आप बताइए, आप मुसलमान कैसे हो रहा है? बताइए। हम लोग सड़कों पर भी लोगों से कैसे हो मिलते रहा हैं है? सर। बताइए, असदुद्दीन कैसे हो रहा है? ओवैसी साहब, बताइए। देखिए सर, अरे, लड़ने के लिए तो बैठे नहीं है सर, अरे लेकिन एक मैडम, दूसरी राय भी है जो आपको सुननी चाहिए। हम लोग भी लोगों के बीच अरे, में आप जाते सुनने हैं को और जब तैयार उनसे नहीं है। पूछते हैं कि आपको वक्फ की जमीन से, वक्फ बोर्ड से कुछ फायदा मिला है, अनेकों मुसलमान हमें मिलते हैं सर जो डिनाई करते हैं कि उनको आज तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। इस ऑफिस में ही अनेकों मुस्लिम है जिनसे मैंने पूछा, उन्होंने सीधा एक लाइन में कहा आज तक नहीं मैम, कोई फायदा नहीं मिला है, हमें तो पता भी नहीं है क्या करते हैं वो। उनके लिए क्या जवाब है आपका? मैडम देखिए मैडम, आपके चैनल पर आपने एक जोकर को लाके बिठाया है। BNSS में मैं डिफॉर्मेशन में उसको खींचूंगा, उसको हैदराबाद का शॉपिंग मॉल दिखाऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। ये आकर बैठकर गवर्नमेंट की तबलची बनकर तारीफ करना अलग बात है, मगर सच्चाई को बयान करो। मैडम, मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड से आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, आप सच्चर कमेटी ने 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने इलीगल ऑक्यूपेंट्स को निकालने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया, क्यों मोदी सरकार ने उसको वापस ले लिया? लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं आप? वक्फ बोर्ड से फायदा नहीं पहुंचा। आप देखिए, एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में कौमी तरक्याती स्कीम है, 2022 में 17 करोड़ दिया आपने, 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ मैडम उसमें सरकार की तरफ से। उससे रेवेन्यू बढ़ता था वक्फ बोर्ड का, उसकी इनकम बढ़ती थी। 10 साल में किरण रिजिजू ने, बीजेपी ने उस स्कीम के तहत कितना रेवेन्यू बढ़ाया बताइए हमको। आपकी स्कीम है ना, उसमें तो चलिए ओवैसी आकर हर जगह गड़बड़ करता है। अरे भाई, तुम मंत्री हो, मुख्तार अब्बास नकवी, नजमा हेपतुल्लाह, किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, 4 मिनिस्टर हैं, बताइए कितने आपने रेवेन्यू इजाफा किया? ये तो आपको करना था ना। अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो कश्मीर में क्या हो जाएगा, सीए आ जाएगा तो सारे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, वक्फ आएगा तो उनकी मस्जिदें मज़ारें छीन ली जाएंगी। देखिए, कोर्ट ने जो आज कहा है सर, एक सेकंड सर, एक पूरा सवाल क्योंकि टाइम अब कम है, 2-3 सवाल ही मुझे पूछने हैं, जल्दी जल्दी पूछने दीजिए। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर कैनॉट बी डिलीटेड, वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी, ये सब कहा है कोर्ट ने, और जो वक्फ बाय यूजर के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा, साफ साफ कह दिया। आप हमेशा आर्टिकल 26 का उल्लंघन कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 26 इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी समुदायों पर लागू होती है। हिंदुओं के लिए भी राज्य में कानून बनाए गए हैं, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है, धारा 26 संसद को कानून बनाने से नहीं रोकती। तो आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट था, आपको नहीं लगता है कि वो नहीं ठहर पाया? मैडम देखिए मैडम, आपको जो ये लोग बोल रहे हैं ना, उनको मेरे सामने बिठाइए। ओरल ऑब्जर्वेशंस कोई को ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हुआ क्या बताइए आज के? फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों बोला कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए? मैडम, ये लोग आपको बोलते नहीं है, ये लोग जो है ना, जो आपको बोल रहे हैं ना, बीजेपी के कार्ड होल्डर है ये लोग। मैंने बता दिया सर, ओरल ऑब्जर्वेशन ये कोर्ट का सवाल से ये कह के थोड़ी आप निकल सकते हैं कि ओरल ऑब्जर्वेशन मायने नहीं रखता है। आजकल तो अदालतें ओरल ऑब्जर्वेशन ज्यादा देती हैं। हाँ, आप तो अयोध्या भी नहीं माने थे सर, जब कोर्ट का ऑर्डर आया था, आपने उसको भी चैलेंज किया था। मैडम, कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना ये मेरा राइट है, अगर मैं उसकी तौहीन नहीं कर रहा हूं तो। मगर उसी राम मंदिर के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया था। आज वो सरकार उसके ऑपोजिट काम कर दी ना, कानून बनाकर, जब सरकार भूल गई क्या? और जहां तक मैडम 370 का सवाल है, उमर अब्दुल्ला तो प्यून है, सीएम कहां है? जहां तक CAA का कानून है, NPR NRC कराइए, मालूम हो जाएगा हमारे को जो खदशा था। और आसाम में जिन मुसलमानों का नाम नहीं आया, हेमंत बिस्व शर्मा बोल दिए कि नॉन मुस्लिम को सिटीजनशिप CAA से मिलेगी, जो मुसलमान है उसको नहीं मिलेगी। मैडम, एक एक पॉइंट मैं 6 महीने से जो आपको बोल रहा हूं आपके प्रोग्राम पर आकर, जो डाइसन रिपोर्ट दिया उसको देख लीजिए। आज सरकार को मानना पड़ा ना, जो वक्फ बाय यूजर है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड के बारे में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इंटरिम ऑर्डर में, वो भी देख लीजिए। ओवैसी साहब, अब मैं आपकी ज़मीर से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ।
आपने अनेकों जगह पर कहा कि इस देश में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। कोर्ट ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को गलत ठहराया। जब आपसे पूछा गया कि चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई मुर्शिदाबाद में, तो आपने कहा यह सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ये पश्चिम बंगाल सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, वहां पर पूछिए। आज मैं आपसे पूछती हूं और मैं पूछूंगी मैडम, मैं आपको बहुत अच्छा कि आपने सवाल ने बहुत अच्छा कि अंजना ओम कश्यप ने बड़ा एहसान किया मुझसे सवाल पूछकर। उस दिन आपका बच्चा जर्नलिस्ट बशीर नहीं आया था। सवाल ईश्वर रेड्डी ने पूछा था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद एक दूसरे इंग्लिश चैनल के रिपोर्टर जिसका नाम सोमित है और दूसरा एक इंग्लिश चैनल के, उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक सवाल किया था कि इस हिंसा के बारे में बोलिए। तो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि वहां की सरकार जवाब देगी। जब हिंसा का सवाल इन दो अंग्रेजी चैनल के हस्बैंड एंड वाइफ ने पूछा तो मैंने कहा मैं इसको कंडेम करता हूं। और फिर उन्होंने कहा था कि वो दो हिंदू धर्म के लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, तो मैंने कहा एक पुलिस फायरिंग में मुसलमान भी मारा गया, मैं उस वायलेंस को कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। वरना बीजेपी के जितने खाकी पैंट पहनने वाले थे बार बार ट्विस्ट करके मॉर्फ करके कभी वो वीडियो डाल रहे कभी वो वीडियो डाल रहे। ईश्वर रेड्डी का सवाल कुछ और था और ये इंग्लिश चैनल के हस्बैंड एंड वाइफ जर्नलिस्ट, उनका सवाल वायलेंस के ऊपर था जो मैंने कंडेम किया। ये सब छोड़ दीजिए ना सर, आप बोलिए कि मॉब लिंचिंग जो बंगाल में हुई है उस पर ओवैसी साहब आज कितना गुस्सा दिखा सकते हैं, कितना गुस्सा उनको आ रहा है? मैडम, जो मॉब लिंचिंग बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुई मैं उसको कंडेम करता हूं। जिस तरीके से देश में पीलू खान इखलाक और जहां जहां हुआ है, हम हर मॉब लिंचिंग की कंडेम करते हैं। कोई अपने हाथ में कानून लेकर किसी की जान नहीं ले सकता, चाहे वो बुलडोजर के जरिए हो या एनकाउंटर के जरिए हो या मॉब लिंचिंग के जरिए हो। ठीक है, एक अच्छा सा ट्वीट इस पर जरूर डाल दीजिएगा सर। एक आखिरी सवाल है। एक तरफ मुझे पता है कि आप ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूं। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी, 39 करोड़ टीडीएस, 14 करोड़ लेबर सेस और बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड जिसके पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप एक बात समझिए मैडम, आप एक बात समझ नहीं रहे हैं। सच्चर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको इम्प्लीमेंट करिए। कौमी तरक्याती स्कीम जो पैसे जो आप एलोकेट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। एंक्रोचर्स को निकालने का राइट हमको दीजिए, जिस तरह हिंदू धर्म के बोर्ड्स को समर एविक्शन पावर्स का राइट है। और जो दरगाहों से, ये ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है ना मैडम, वहाँ का जो दीवान है आप मालूम करवा लीजिए उनको किस हाई कोर्ट के फैसले के बाद हर साल उनको 1.5 करोड़ रुपया मिलता है विद 10% इंक्रीमेंट। उसका क्या कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको बंद करिए ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील करके उस स्कीम को खारिज करिए। जितना पैसा ख्वाजा अजमेरी दरगाह को आ रहा है उससे इस्तेमाल करिए। उससे गुलबर्गे की दरगाह वाले मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल 1950 से चला रहे हैं। ये सब आप पावर्स दीजिए ना वक्फ बोर्ड को, उसको अच्छा करने के लिए। बजाय उसके आप लिमिटेशन आके लगा रहे हैं, बजाय उसके आप इसको पूरा गलत करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें अगर आप कंस्ट्रक्टिवली करेंगे तो यकीनन इसमें इजाफा होगा, आमदनी होगी और फायदा पहुंचेगा गरीब मुसलमानों को। जो हो रहा है और ज्यादा हम कर सकते हैं। एक आखिरी छोटा सा सवाल है, आप इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको लगता है कि इस संशोधन बिल के जरिए शायद कुछ बदलाव आए, भ्रष्टाचार रुके। आपने एक ही लाइन में कह दिया कि जितने लोग सरकार की बात कर रहे हैं वो सारे तबलची हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुस्लिमों को एक राय होकर बीजेपी के खिलाफ, संशोधन बिल के खिलाफ अगर वो कहेंगे तो बड़े अच्छे मुसलमान हैं, और जो उसके समर्थन में होगा वो सारे तबलची हैं? अरे मैडम, इन लोगों से पूछिए कि तुम 5 साल के मुसलमान के प्रोविजन को क्या कहते हो।
इनसे पूछिए कि तुम वक्फ बा यूजर जो राम मंदिर में कहा गया उसके बारे में क्या कहते हो। इनसे पूछिए कि सेक्शन 3C क्या है, इनसे पूछिए सेक्शन 3D क्या है, इनसे पूछिए सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 36 क्या है। मैडम, ये लोग पढ़ के नहीं आते, इनको सिर्फ गाली देना आता है। असदुद्दीन ओवैसी को इनको गाली देना आता है। गाली दो बाबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप सरकार की बोलो ना, खुल के बोलो कि तुम बीजेपी के सपोर्टर हो, बीजेपी के और मैडम इनको बताइए, पूछिए कि आपका बीजेपी से कनेक्शन क्या है। अब एक कोई बीजेपी का ट्रैवल एजेंसी सपोर्टर होना चलाता गैर है, वो आपके इस्लामिक है चैनल पे आ क्या? जाता है। ओवैसी साहब, बीजेपी का सपोर्टर होना गैर इस्लामिक है क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने ईमान का भी सौदा कर सकते हैं, करिए ना आप, मगर वक्फ की जायदाद का सौदा मत करिए। ये तो वक्फ का मालिक अल्लाह होता है। आप पढ़ तो लीजिए उस बिल को। महिलाओं को लाकर कहते हैं महिला को मिल रहा है। 95 एक्ट में एटलीस्ट 2 था, अब खाली 2 हो गया। 2 से ज्यादा बन सकते थे, आपने वो कर दिया। तो इनको पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ एक ही किस्म की बात कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ में पुल बांध रहे हैं, वो मत करिए। पढ़िए तो सही, बिल को पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाहिर है आप किसी और के पास जाइए जो आपको समझा सके। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपके इग्नोरेंस में ही इजाफा होगा और एरोगेंस में इजाफा होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। कोर्ट से कैसे मामला आगे जाता है उसके बाद उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर आपसे सवाल जवाब कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक पर हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद।